रहता है कि शायद कोरोना के बाद हमारे फेफड़ों की जो काम करने की क्षमता है वो पहले से कम हो गई है, इसीलिए आज के समय में लंग फाइब्रोसिस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़। तो कोविड के बाद हमारे पास बहुत पेशेंट आए रेस्पिरेटरी फेलियर के, लंग फेलियर के, लेकिन उसमें से बहुत मात्रा में पेशेंट ठीक हो गए। पेशेंट वही अटके जिनको पहले से कोई दिक्कत थी, डायबिटीज़ था, हार्ट फेलियर था, स्ट्रोक था, या ऑलरेडी पहले टीबी हो चुकी थी, या पहले से ही उनको लंग फाइब्रोसिस थी जो आइडेंटिफाइड नहीं थी। तो कोविड के बाद दिक्कतें हुई। बताइएगा कि क्या अगर ये लक्षण या संकेत हमें या बदलाव हमारे शरीर में दिखाई दे रहे हैं तो क्या हमें थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए लंग फाइब्रोसिस के लिए? लेकिन पिछले 4-6 महीने से आप रूट कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा भी काम करते हैं तो आपका सांस फूलता है, खांसी आने लगती है, आपको थकान होने लगती है, आपके शरीर में वो एनर्जी का लेवल नहीं है, जॉइंट पेन होने लगा, आपको भूख कम करने लगी, आपका जो शरीर की चमक है, चेहरे की चमक है वो जाने लगी, वेट लॉस होने लगा, बाल अचानक से ज़्यादा टूटने लगे। तो ये सब आईएलडी के या लंग फाइब्रोसिस के इनिशियली सिम्टम्स हैं। ऐसे कुछ और ऐसे मार्कर्स आप बता सकते हैं सो दैट हम अगर घर पे भी समझना चाहें कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में तो कुछ ऐसा नहीं बदलाव हो रहे जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि शायद लंग फाइब्रोसिस तो नहीं हो रहा। यदि हम इस टॉपिक को लंग फाइब्रोसिस को छोड़ दें, मैं आपको सिर्फ यही बताता हूँ, 2 किलोमीटर 20 मिनट, आप 2 किलोमीटर चलें और 20 मिनट में चलने की कोशिश करें, आपको समझ में आ जाएगा आपका शरीर का कौन हिस्सा काम नहीं कर रहा। जो आपने लक्षण बताए इसके अलावा भी जैसे ये अगर हम समझना चाहें कि क्या ये अर्ली सिम्टम्स थे? जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो वो क्लबिंग होने लगती है, आपका नेल बिल्कुल आगे से फूल जाएगा तोते की चोंच की तरह। कई बार आपको सटकने में दिक्कत होने लगती है क्योंकि आपके अंदर के टिश्यू, जब वो लंग फाइब्रोसिस आगे की तरफ बढ़ने लगती है, शरीर के ऑर्गन की तरह करने लगती है, कई बार आपका चेहरा मास्क की तरह हो जाएगा, बिल्कुल टाइट। अच्छा। टाइट होने की वजह से आपका मुंह कई बार नहीं खुल पाएगा, मुंह छोटा हो जाएगा। जब आप ठंडे पानी में काम करोगे तो आपकी उंगलियां नीली पड़ जाएंगी या आपके उंगलियों पे या चेहरे के कोने कटने लगेंगे। क्या चलने से हमारे फेफड़ों की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है? बिल्कुल, क्योंकि पैरों में सेकेंडरी हार्ट होता है, जो काफ होता है उसको पेरिफेरल हार्ट कहते हैं। यहाँ की मसल्स आप देखेंगे तो अलग ही तरीके से फूली होती हैं, इसमें बड़ी बड़ी नसें होती हैं। तो जब हम चलते हैं तो हम अपने सेकेंड हार्ट को एक्टिवेट करते हैं और ब्लड सप्लाई का सर्कुलेशन अच्छा होता है। और जब ब्लड सप्लाई चलेगा, हार्ट चलेगा तो हार्ट को चलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो हमको लंग्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा। लंग फाइब्रोसिस में डॉक्टर कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि मामला एकदम हाथ से निकल जाता है कि हाँ ये एकदम इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है? तो आपको निमोनिया हो गया या लंग इतना सिकुड़ गया और आपको इमरजेंसी में ऑक्सीजन की सप्लाई हुई, लंग फट गया जिसे निमोथोरैक्स कहते हैं, तो इमरजेंसी बन सकती है। तो उस समय तो आपको इमीडिएटली निमोनिया, लंग फटने के टाइम पे फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता है और फिर थोड़ा सा जान का खतरा भी रहता है। ओके। सांस लेना हमारे लिए इतना नेचुरल है कि कई बार हम इसकी वैल्यू भूल जाते हैं और इसकी वैल्यू हमें तब पता चलती है जब सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। सोचिए पहले आप 10 सीढ़ियां आराम से चढ़ लेते थे, लेकिन अचानक से आपको 2 सीढ़ियां चढ़ने में भी हाफने वाली फीलिंग होने लगे। आप बहुत ज्यादा चल फिर ना पाए, उठने बैठने तक में आप बहुत ज्यादा थकने लगे या आपकी सांस फूलने लगे। तो हो सकता है ये एक ऐसी बीमारी की शुरुआती लक्षण हो जो आगे चल के आपके फेफड़ों को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर सकती है। हम बात कर रहे हैं लंग फाइब्रोसिस की। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके लंग्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। तो ऐसे में लंग फाइब्रोसिस एग्जैक्टली है क्या, ये कैसे आपके फेफड़ों को डैमेज करता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और सबसे जरूरी कि कोई ऐसा टेस्ट है जिसे हम पता कर सकते हैं कि कहीं आगे चल करके लंग फाइब्रोसिस तो नहीं होगा, और ट्रीटमेंट क्या है कि अगर किसी को हो भी गया लंग फाइब्रोसिस तो इसका कोई इलाज है भी या नहीं। आज के इस पॉडकास्ट में इन सारे सवालों के जवाब डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर नितिन राठी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है, पल्मोनोलॉजिस्ट, धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सेशन में आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू।
थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। हम चाहेंगे आपके ज़रिए हमारी ऑडियंस तक फेफड़ों की ये जो बीमारी है, जिसे हम लंग फाइब्रोसिस कहते हैं, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारी है, वो उन तक पहुँचा सके। हम सबसे पहले यही चाहते हैं कि आप एकदम बेसिक या आसान भाषा में एक बार हमारी ऑडियंस को ज़रा बतला दीजिए कि एग्ज़ैक्टली लंग फाइब्रोसिस होता क्या है? ये फेफड़ों को किस तरीके से डैमेज करता है कि बात यहाँ तक आ जाती है? बेसिकली लंग फाइब्रोसिस को हम लेमन टर्म में कहते हैं कि फेफड़े सूख गए, फेफड़े छोटे हो गए, फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया, या इसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं लंग फेलियर। अच्छा। तो बेसिकली होता क्या है कि जो लंग्स है उसके एक छोटा सा हिस्सा होता है एल्वियोलाई। तो लंग्स बेसिकली अंगूर के गुच्छों की तरह एल्वियोलाइयों से बना होता है। तो लंग्स का काम क्या होता है कि बाहर वातावरण से ऑक्सीजन को लेना, उसको फिल्टर करना, और उस फिल्टर को हुई ऑक्सीजन को आपको हार्ट को सप्लाई करना, और हार्ट आगे डिस्ट्रीब्यूशन करता है ऑक्सीजन का। तो लंग्स और हार्ट के बीच में एक बैरियर होता है जिसे बोलते हैं इंटरस्टिशियम, जिसकी वजह से ये फिल्टर वाली जो मेम्ब्रेन है ये मोटी हो जाती है और ऑक्सीजन हमारी लंग्स से हार्ट तक और हार्ट से पूरे शरीर तक नहीं पहुंच पाती। तो इस चीज को हम कहते हैं लंग फाइब्रोसिस। और जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर नहीं पहुंचेगी तो उसको कहते हैं हम रेस्पिरेटरी फेलियर, लंग फेलियर। तो इट इज लंग फेलियर लीडिंग टू रेस्पिरेटरी फेलियर। आपने जैसे कहा कि फेफड़े सूख जाते हैं, छोटे हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं, लेमन टर्म में से ऐसा कहा जाता है। कोविड के बाद क्या ज्यादातर फेफड़े डैमेज हुए डॉक्टर? क्योंकि कोविड में हम सब जानते थे कि हमारे फेफड़े इन्वॉल्व थे, हमें बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तो लोगों के मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि शायद कोरोना के बाद हमारे फेफड़ों की जो काम करने की क्षमता है वो पहले से कम हो गई है, इसीलिए आज के समय में लंग फाइब्रोसिस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। ये पार्शियली ट्रू है। लंग फाइब्रोसिस के होने के बहुत सारे कारण होते हैं। इडियोपैथिक, इन्फेक्शन, मेटेलिक डस्ट, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, कनेक्टिव टिश्यू, रूमेटॉइड आर्थराइटिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो उसमें एक इन्फेक्शन भी पार्ट होता है। इन्फेक्शन में चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, कोविड का इन्फेक्शन हो, टीबी का इन्फेक्शन हो। तो नॉर्मली देखा गया है कि इस ग्रुप में जो भी लंग फाइब्रोसिस होती है जो कि इन्फेक्शन से होती है वो 90% तक ठीक होने वाली होती है। तो कोविड के बाद हमारे पास बहुत पेशेंट आए रेस्पिरेटरी फेलियर के, लंग फेलियर के, लेकिन उसमें से बहुत मात्रा में पेशेंट ठीक हो गए। पेशेंट वही अटके जिनको पहले से कोई दिक्कत थी, डायबिटीज था, हार्ट फेलियर था, स्ट्रोक था, या ऑलरेडी पहले टीबी हो चुकी थी, या पहले से ही उनको लंग फाइब्रोसिस थी जो आइडेंटिफाइड नहीं थी। तो कोविड के बाद दिक्कतें हुई, लेकिन बहुत मात्रा में 90-95% पेशेंट सारे लंग फाइब्रोसिस वाले ठीक हो गए। फेफड़ों का काम हमारा होता है ऑक्सीजन का सप्लाई करना और उसको हमारी बॉडी में पूरी तरीके से पहुंचाना। आपने जैसे कहा कि अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो हमारे फेफड़े को डैमेज करते हैं, जिसमें से एक तो चलिए कोरोना हमने समझ लिया। हमने अभी जैसे पोल्यूशन की बात अगर करते हैं हम, तो हम इतने पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो पोल्यूशन हो गया। इसके अलावा हर जगह हम जहाँ भी देखते हैं कंस्ट्रक्शन ही हो रहा होता है, तो डस्ट, कंस्ट्रक्शन, क्या इन सब की वजह से जो फेफड़ों की बीमारी है ये और ट्रिगर हो सकती है? जो आपने फैक्टर्स कहे उससे लंग्स का केवल लंग फाइब्रोसिस नहीं और भी बीमारियां एग्रेवेट हो सकती हैं यदि इस तरीके के पॉल्यूशन में रहते हैं। बेसिकली क्या है कि पहले जो पॉल्यूशन लेवल था उसमें हमारा पार्टिकुलेट मैटर साइज करता है वैल्यू, यदि इट इज मोर देन 10 देन तो हमारे लंग उसको रोक लेते हैं। लेकिन अब जो नया एयर पोल्यूशन है जो कंबस्टन से है और इस तरीके की चीजों से हो रहा है उसमें पार्टिकुलेट मैटर का साइज 2.5 से कम है, तो वो हमारे एल्वियोलाई को क्रॉस करके इंटरस्टिशियम तक बहुत आसानी से पहुंच जाता है, जिसके कारण से ये दिक्कतें अचानक से रैंपेंट बढ़ रही हैं। और ये पोल्यूशन दिल्ली जैसे शहर में पिछले 8 से 10 साल में आया है, जिसके इफेक्ट्स अब दिखाई देने लगे हैं। इस तरीके के पोल्यूशन से आपको अस्थमा, सीओपीडी, एलर्जिक राइटिनाइटिस और टीबी भी होने के चांसेस बढ़ गए। तो इस तरीके के लाइफस्टाइल से ओवरऑल ही लंग की हेल्थ खराब हो रही। ठीक है, ये एक फैक्टर हो गया। कुछ ऐसे और भी फैक्टर्स हैं जिसमें एक स्टडी आई थी कबूतरों पर कि जो पिजन्स की पॉटी होती है उससे जो निकलने वाला केमिकल होता है जब हवा में रिलीज होता है और हम उसको इनहेल करते हैं तो उससे भी लंग्स डैमेज होते हैं। तो क्या इससे भी फेफड़ों के सूखने का खतरा बढ़ जाता है? हाँ बिल्कुल, इसे हम बोलेंगे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। कुछ लोगों में एक आदत होती है, काम करते हैं फार्म्स,
कुछ लोग मुर्गी पालते हैं, हाँ। कुछ लोगों के पास कैट्स होती हैं, कुछ लोगों के पास डॉग्स होते हैं, कुछ लोगों के पास पिजन्स होते हैं। तो बेसिकली इसमें पॉटी का रोल नहीं है, उनके जो फेदर्स होते हैं, तो फेदर्स बहुत छोटे होते हैं जिनका साइज बहुत कम होता है। जो उनके तो वो जो बाल हमारे लंग्स के अंदर जाते हैं, उनकी जो प्रोटीन्स होती हैं वो रिएक्शन करती हैं, जिसके कारण से लंग्स डैमेज होते हैं। इसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। बट लकीली ये लंग फाइब्रोसिस का वो वाला पार्ट है जो बिल्कुल ठीक हो सकता है, ट्रीटेबल है, बिकॉज इट इज एलर्जिक। तो जिस चीज से हमें एलर्जी है, यदि हम इन सब चीजों को अपने दूर हटा दें और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लें, डायग्नोसिस बन जाए और कुछ टाइम के लिए मेडिसिन ले लें, तो ये क्योरेबल। ठीक है। हमने जैसे इन फैक्टर्स की बात की, क्या इसमें जेनेटिक्स का भी रोल है कि अगर फैमिली में किसी को पहले से फेफड़ों की बीमारी है, लंग फाइब्रोसिस है, तो वो हमें भी पास ऑन होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल रिसेंट टॉपिक है। जेनेटिक्स, बेसिकली लंग फाइब्रोसिस जेनेटिक नहीं होती, लेकिन फिर भी 5% पेशेंट्स में कुछ देखा गया है कि इट मे बी जेनेटिक। कुछ जीन्स होते हैं जैसे TRT, TMRC, MUC5B, ये जीन्स होते हैं, इनमें लंग फाइब्रोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली ऐसे कोई नहीं है कि यदि ये फादर को हुआ है तो मदर को है, या नाना नानी को है तो ये बच्चों में आएगा ही आएगा। ठीक है। बहुत से लोगों का ऑक्यूपेशन ऐसा होता है जो माइंस में काम करते हैं, खदान्स में काम करते हैं, जैसे कोयले की माइन होगी, हीरे की माइन होगी, या इस तरीके की। तो ऑब्वियसली वहाँ की हवा की क्वालिटी अच्छी होती नहीं है और वो लंबे लंबे समय तक वहाँ काम करते रहते हैं। तो वो जो हवा इनहेल करते हैं, क्या उससे भी उनके फेफड़े सूखने की टेंडेंसी बढ़ जाती है? हाँ, इसे ही ऑक्यूपेशनल लंग फाइब्रोसिस डिसीज कहते हैं। जो लोग सिलिका में काम करते हैं, सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, पेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, या कुछ एटॉमिक सेंटर्स में काम करते हैं, या रोड साइड काम करते हैं, तो या जो टाइल्स कटिंग का काम करते हैं, स्टोन क्रशर काम करते हैं, तो बिल्कुल आईएलडी इसे लंग फाइब्रोसिस का टेक्निकल नेम है, होने के चांसेस रहते हैं। तो बेसिकली इन तरीके के लोगों को N100 मार्क्स आते हैं। अभी तक हमने जो सुना था वो N95 होते हैं, जो ऑक्यूपेशनल आपने मूवीज में देखा होगा, जो हॉलीवुड मूवीज आती हैं, जो मास्क लगाती हैं जिनके दोनों तरफ बड़े बड़े लगे रहते हैं फिल्टर्स, तो वो फिल्टर N100 फिल्टर्स आते हैं। आइडियली वो फिल्टर्स लगा के हम काम करते हैं और समय समय पे हमें उनका ब्रेक देना पड़ता है। और इंडिया में गवर्नमेंट ने भी एक टेस्ट है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और स्क्रीनिंग एक्सरे, वो एक मैंडेटरी करा हुआ है इस तरीके के ऑक्यूपेशनल जगह पे। आप रूटीनली एक्सरे करते हैं और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं। यदि किसी भी समय पे लगता है कि वर्कर को इस तरह की दिक्कत आ रही है, उसके एक्सरे खराब हो रहे हैं, लंग फंक्शन खराब होते हैं, तो वो उनको रिलीव कर देते हैं। और नहीं तो इन पेशेंट्स को, इस तरीके के वर्कर्स को कुछ कुछ समय पे ब्रेक जरूर लेना चाहिए। एक और स्टडी आई थी डॉक्टर, जिसमें कहा गया था कि जो लोग ज्यादातर बंद जगहों पर रहते हैं, इंडोर्स में काम करते हैं, या फिर ग्राउंड फ्लोर पर काम करते हैं, या लोअर बेसमेंट में, या जिनका घर वहां पर है, तो उनके पास जो हवा वहां पे मौजूद होती है वो अच्छे से नहीं आ पाती, क्योंकि वहां पे ना उनके पास ऐसी चीजें रहती हैं कि हवा पास ऑन हो पाए, बाहर जा पाए या अंदर जा पाए अच्छे तरीके से। तो चांसेस हैं कि जो लोग बेसमेंट में, लोअर ग्राउंड फ्लोर्स पे, या इतने बंद बंद जैसे हमारे ऑफिसेज वगैरह होते हैं, तो उनमें भी इस तरह की दिक्कत होने की आगे चलकर आशंका हो सकती है? नहीं, इस तरीके के एनवायरनमेंट में लंग फाइब्रोसिस तो नहीं होता। लेकिन यदि आप इंडोर्स में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन वहाँ पे माइट है, डस्ट है, या आप लोग प्लांट्स ऐसे लगा लेते हैं जहाँ पे पॉलन्स आते हैं, या नमी है, या फंगस लग रही है, तो ऐसे में उन पेशेंट्स को या उन वर्कर्स को एलर्जिक कंडीशन, अस्थमा, राइनाइटिस, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। लंग फाइब्रोसिस नॉर्मली नहीं होती है। ठीक है। हमने जो चीजें डिस्कस की, इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमसे रह गई हो, जो सच में एक रिस्क फैक्टर है कि हाँ, इनकी वजह से लंग फाइब्रोसिस हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। जिसे कहते हैं गठिया बाय। जब मैं किसी पेशेंट को कहता हूँ कि लंग फाइब्रोसिस हो गई और उससे बोलो गठिया बाय, तो कहता है गठिया बाय, ये तो हमेशा घुटने में ही होता है या जॉइंट्स में होता है। नहीं, बेसिकली गठिया बाय या कनेक्टिव टिश्यू प्रोफाइल, या टेक्निकल टर्म में ऑटो इम्यून डिसीज है, इसमें हमारी ही इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट में काम करने लगती है, और ये शरीर के किसी भी हिस्से में होती है। तो कनेक्टिव टिश्यू रिलेटेड आईएलडी लंग फाइब्रोसिस बहुत कॉमन है। ये नॉर्मली फीमेल्स में होती है, 30 से 50 के एज ग्रुप में होती है, और यदि इसका आइडेंटिफिकेशन टाइम पे हो जाए तो ये 90% तक क्योरेबल है और 10% तक कंट्रोलेबल है। तो हमको, और होता क्या है कि हमको जॉइंट पेन्स होते हैं इनिशियली,
तो हम लोग चलते ही नहीं है उतने। तो जब हम चलते नहीं है तो हमारे को खांसी नहीं आती, सांस नहीं फूलता, तो इट इज बिकम कॉम्बो। जॉइंट पेन हुआ, आपने चलना बंद किया, आपको खांसी नहीं आई, सांस नहीं आई, बस चल रहा है काम, सिम्टम्स इग्नोर किया आपने। इग्नोर कर दिए। यदि ये टाइम पे पता चल जाए तो इसकी वजह से आपका जो आईएलडी होती है वो कंट्रोलेबल है। कुछ इन्फेक्शंस भी हैं जो आईएलडी करते हैं, जैसे मिलियरी टीबी है, ये आईएलडी। मिलियरी टीबी का एक वो फॉर्म होता है कि जो ब्लड से चलता है, जो लंग की झिल्लियों में भी आ जाता है, या कोई भी इन्फेक्शन आता है। अब होता क्या है कि पेशेंट आया डॉक्टर के पास, डॉक्टर को पता है निमोनिया, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, एडमिट होने के बाद ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट लेने के बाद उसे 70-80% आराम आ गया, और उसको एंटीबायोटिक देके या कुछ ट्रीटमेंट देके डॉक्टर ने दोबारा फॉलोअप में कहा, पेशेंट नहीं आया। तो पेशेंट नहीं आया तो वो जो सिक्रीशंस थे वो इंटरस्टिशियम पे चिपके रह गए, वो प्रॉपर क्लियर आउट नहीं हुए, या हमको स्टीम बोली गई, एक्सरसाइज की, सबका बिजी शेड्यूल है, काम करते नहीं है, तो फिर वो टर्न आउट टू बी इन लंग फाइब्रोसिस। ठीक है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल। आपने कहा कि गठियाबाई भी एक जो है रिस्क फैक्टर होता है जिसकी वजह से लंग फाइब्रोसिस हो सकता है, उसमें आपने कुछ लक्षणों के नाम बताए, तो हमारे पास भी कुछ ऐसे लिस्ट है, तो आप प्लीज बताइएगा कि क्या अगर ये लक्षण या संकेत हमें या बदलाव हमारे शरीर में दिखाई दे रहे हैं तो क्या हमें थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए लंग फाइब्रोसिस के लिए। तो अगर किसी को अचानक से सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगे, कि पहले वो नॉर्मल उनकी जो ब्रीदिंग चल रही थी पैटर्न सही थी, अब अचानक से बैठे बैठे भी सांस फूल रही है, तो ये एक इशारा है कि बॉडी में ये बदलाव हुआ है, मतलब शायद फेफड़े अब सूख रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आपने जो कहा अचानक, वो बेसिकली अचानक होता नहीं है, धीरे धीरे वो खांसी धीरे धीरे आ रही होती है। जीना चढ़ने पे, आजकल मेरा एक ही सवाल होता है कि जीना चढ़ने पे आपकी सांस फूलती है नहीं फूलती। बेसिकली आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, इसमें मेहनत का तो कोई काम बचा ही नहीं। ना कोई साइकिल चलाना है, ना कोई पानी लाना है, ना कोई सब्जी लाना है, आपको हर चीज़ तो घर पे बैठे बैठे अवेलेबल है। तो आपका यदि हल्के हल्के सांस फूलता है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हम उसको एज रिलेटेड मान लेते हैं। यदि आपको कुछ पर्टिकुलर, ठीक है, 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, 3 हफ्ता हुआ, तो हम इसे किसी इन्फेक्शन का पार्ट मांग सकते हैं। लेकिन पिछले 4-6 महीने से आप रूट कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा भी काम करते हैं तो आपका सांस फूलता है, खांसी आने लगती है, आपको थकान होने लगती है, आपके शरीर में वो एनर्जी का लेवल नहीं है, जॉइंट पेन होने लगा, आपको भूख कम करने लगी, आपका जो शरीर की चमक है, चेहरे की चमक है, वो जाने लगी, वेट लॉस होने लगा, बाल अचानक से ज़्यादा टूटने लगे, तो ये सब आईएलडी के या लंग फाइब्रोसिस के इनिशियली सिम्टम्स हैं। बट डॉक्टर, आपने जो भी लक्षण बताए ये और भी कई बीमारियों से भी मिलते जुलते लक्षण हैं। हाँ, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें ये सेम लक्षण दिखाई देते बिल्कुल। हैं। तो हम लंग्स के लिए स्पेसिफिकली कैसे समझे कि हाँ शायद ये फेफड़ों को ही अफेक्ट कर रहे हैं। देखिए, बेसिकली यदि हम देखें तो हम हर चीज की सर्विस समय से पहले करते हैं, कार की, एसी की, लाइफ इंश्योरेंस, सब चीज की सर्विस हमारी टाइम पे होती है। शरीर, ये तो सबसे प्योरीफाइड मशीन है, इससे तो बढ़िया कोई मशीन ही नहीं है, तो हम इसकी सर्विस क्यों नहीं कराते। और सर्विस में आजकल ऐसा है नहीं कि कोई महंगा टेस्ट है, तो यदि हम रूटीनली हर साल अपने आप को गिफ्ट दें, अपने बर्थडे पे आप अपना बर्थडे बना लें, आप महंगी महंगी पार्टियां ना करके सिर्फ 1-2,5-3 हज़ार रुपये अपने लिए बचा के रखें। CBC, LFT, KFT, ECG, इको, चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये कहीं पे भी आप जाएंगे तो इतनी सारी चैरिटेबल लैब्स है, मैं नहीं कहता कोई हाई फाई लैब में जाओ, इतनी सारी चैरिटेबल लैब्स है, आप कराइए ना, और आप किसी भी फैमिली फिजिशियन से मिल लीजिए, आपको पता लगने लगेगा, और आप जानते हैं कि आप बीमार हैं क्योंकि आपने स्वस्थ जीवन भी जिया है। तो आप जानते हैं कि आप क्या नहीं कर पा रहे जो पहले आप कर पाते थे, बस हम इग्नोर करना छोड़ दें, फैमिली फिजिशियन से मिलें, चीजें क्लियर। क्योंकि यदि मैं टेक्निकली बताऊंगा तो टॉपिक इतना लंबा हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं, आसान भाषा में अगर समझना हो तो आपने जैसे कुछ लिस्ट ऑफ सिम्टम्स बता दिए, तो अगर लोग वही ध्यान में रखेंगे तो समझ सकते हैं कि हाँ शायद फेफड़े अफेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। आपने जैसे कहा कि आप पूछते हैं पेशेंट से कि सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ तो नहीं हो रही है, कितनी सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ होने लगे तब थोड़ा सा हम अलर्ट हो सकते हैं। देखिए मरीज इतने, आजकल घर बड़े छोटे छोटे हैं, 10 फुट पे तो लेंटर डल जाता है, तो कम से कम 3 जीने तो चढ़ने चाहिए, क्योंकि एक स्टेयर्स में अमूमन 12 से 14 सीढ़ियां होती हैं, तो कम से कम 50 से 60 सीढ़ियां चढ़े। और कई बार क्या होता है, पेशेंट उसका भी जवाब दे देते हैं मुझको कि हम तो डेली चढ़ते हैं, क्योंकि वो उनका रूटीन है। जिनका घर 3 मंजिल पे है वो तो चढ़ ही रहे हैं। तब मैं उनसे पूछता हूँ कि 2 साल पहले आप जितनी तेजी से आप चढ़ लेते थे
या हर फ्लोर पे रुकते थे, आप रुक रुक के तो नहीं चढ़ रहे, देन बेसिकली पेशेंट को रिकॉग्नाइज कराना पड़ता है कि आप रुक रुक के तो नहीं चढ़ रहे। पहले आप 2 मिनट में चढ़ जाते थे, अब वो टाइम पीरियड तो नहीं बढ़ गया। पहले आप जैसे गेट खोला आपने काम करना चालू कर दिया, या आप अब 2 मिनट सोफे पे बैठना पसंद करते हैं या सांस लेना पसंद करते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ और ऐसे मार्कर्स आप बता सकते हैं, सो दैट हम अगर घर पे भी समझना चाहें कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में तो कुछ ऐसे नहीं बदलाव हो रहे जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि शायद लंग फाइब्रोसिस तो नहीं हो रहा। यदि हम इस टॉपिक को लंग फाइब्रोसिस को छोड़ दें, मैं आपको सिर्फ यही बताता हूँ, 2 किलोमीटर 20 मिनट। 2 किलोमीटर 20 मिनट आप 2 किलोमीटर चलें और 20 मिनट में चलने की कोशिश करें, आपको समझ में आ जाएगा आपका शरीर का कौन हिस्सा काम नहीं कर रहा। क्योंकि वॉकिंग एक ऐसी चीज है कि आपको आई को भी कंसंट्रेट करना है, कान को भी कंसंट्रेट करना है, आपको सर्वाइकल को भी मेंटेन करना है, आपको फास्ट चलना है तो आपका कंधा भी होगा, आपका लोअर जॉइंट्स भी होंगे, आपके ये भी होगा, आपका गट भी चाहिए, क्योंकि ज्यादा प्रेशर से चलोगे तो यूरिन और स्टूल की प्रॉब्लम है, हार्ट रेट उसके लिए चाहिए, मस्कुलर चाहिए। 2 किलोमीटर 20 मिनट यदि आप कर पा रहे हैं तो यू आर फिट, अदरवाइज और यहीं से आपको आपके सिम्टम्स पता चलने चालू हो जाए। परफेक्ट। आई थिंक ये वाला जो आपने हमें बताया है कि कैसे खुद को हम पहचाने हमारे शरीर को, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए बहुत मददगार साबित होने वाला है। और अगर वो हफ्ते में एक बार भी ये चीज करके देख लेते हैं या डेली डेली, ये तो फंडे अलग है। यदि आपको करना है तो 25 दिन 1 महीने में, 25 दिन 1 महीने में, ओके ठीक है। बेसिकली क्या है कि आपको मैंने 20 मिनट ये ऐसी चीज बताई जिसके लिए ना तो आपको वेदर देखना है, ना आपको कोई स्पेस देखना है, आपके पास एक जूता अच्छा होना चाहिए और थोड़ा सा दिल होना चाहिए। आप ऑफिस में भी ये काम करके देख सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, मार्केट में भी चलना हो, लेकिन ये होना चाहिए 2 किलोमीटर और 20 मिनट में। ठीक है, परफेक्ट। जो आपने लक्षण बताए, इसके अलावा भी जैसे ये अगर हम समझना चाहें कि क्या ये अर्ली सिम्टम्स थे? हाँ, ये अर्लियर सिम्टम्स है। ये सिम्टम एक होते हैं सिम्टम्स, एक होते हैं साइंस। साइंस जो बॉडी में दिखते हैं, सिम्टम्स आप जो डॉक्टर को बताते हो। साइंस में क्या होता है कि आपका उंगलियां, आपने देखा, यदि आप मेरे उंगली देख रहे हो तो यहाँ नेल में और उंगली में एक एंगल बनता है। कुछ लोगों की आप उंगलियां देखोगे तो वो तोते के मुंह जैसी होंगी, उनके नेल्स नीचे की तरफ घूम जाएंगे। अच्छा, ओके, दैट इज कॉल्ड क्लबिंग। जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो वो क्लबिंग होने लगती है, आपका नेल बिल्कुल आगे से फूल जाएगा, तोते की चोंच की तरह। कई बार आपको सटकने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि आपके अंदर के टिश्यू, जब वो लंग फाइब्रोसिस आगे की तरफ बढ़ने लगती है, शरीर के ऑर्गन की तरह करने लगती है, कई बार आपका चेहरा मास्क की तरह हो जाएगा, बिल्कुल टाइट। अच्छा, टाइट होने की वजह से आपका मुंह कई बार नहीं खुल पाएगा, मुंह छोटा हो जाएगा। जब आप ठंडे पानी में काम करोगे तो आपकी उंगलियां नीली पड़ जाएंगी, या आपके उंगलियों पे या चेहरे के कोने कटने लगेंगे। ये सब जब ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जब कम होगी तो हम केवल लंग की बात नहीं कर रहे, वो तो शरीर के हर ऑर्गन को इन्वॉल्व करेगी। तो जो ऑर्गन पहले से कमजोर है उसके सिम्टम्स भी आने लगते हैं, वहां से भी फिर हम लंग फाइब्रोसिस को पकड़ते हैं। बिल्कुल। ऐसे में क्या हम अपने लंग्स को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ ऐसे चीजें कर सकते हैं घर पर ही, या ऐसे भी जो आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि हाँ अगर ये चीजें हम करते हैं तो हमारे फेफड़े मजबूत रहेंगे? तो बहुत सिंपल है, तो सारे शरीर के लिए सिंपल है। सबसे पहले 8 घंटे की नींद, जो कि इस कॉर्पोरेट दुनिया में अवेलेबल ही नहीं है। भाई हम सब कंप्यूटर पे काम करते हैं और हम देखते हैं कि कुछ टाइम काम करने के बाद हमारा कंप्यूटर हैंग हो गया, काम नहीं कर रहा, मल्टीपल विंडोज खुली है, तो क्या करते हैं? शट डाउन। क्या हम अपने शरीर को शट डाउन करते हैं? नहीं करते। तो सबसे पहले तो अपने शरीर को शट डाउन करना है। सुबह उठते कम से कम 2 लीटर पानी, पेट्रोल डालना है उसमें, जिससे कि बॉडी का हाइड्रेशन, जितना भी शरीर में गंदगी गई है वो सुबह के सुबह ही फ्लश आउट हो जाए। 2 लीटर पानी, कम से कम 2 लीटर। बड़ा आसान है, लगता है, लेकिन क्या है कि सब तो एसी में रहते हैं, प्यास लगती ही नहीं है। तो पानी पीना तो बहुत कठिन काम है, तो उसके लिए तो आपको बॉटल साथ में रखनी है। सुबह पेट खाली होता है और आप घूम रहे होते हो, 10 से 15 मिनट आपको टाइम होता है, आप वर्कआउट में होते हो, वर्कआउट करना है तो आप पानी 1 लीटर पी लो और 1 लीटर वर्कआउट के दौरान पी लो। तो सबसे पहले बात हुई स्लीप, उसके बाद हाइड्रेशन, उसके बाद डाइट, क्वालिटी ऑफ डाइट। आप लीन डाइट खाइए, हल्का खाना खाना है, रोटी दाल सब्जी, सिंपल।
आपको पता है कि आप क्या गलत खा रहे हो, क्या नहीं गलत खा रहे हो, और कहीं ऐसी जगह फंस जाए तो जहां हमें गलत खाना ही है, तो वहां पे हम वो खाएं जो कम गलत हो। ठीक है। जितना भी हैवी फूड है, जैसे हम नॉन वेज वगैरह खाते हैं या ऑयली फूड खाते हैं, वो रात को ना खाएं, क्योंकि इनको पचने में 13 से 14 घंटे लगते समय हैं। लगता अब है। रात को 9 से 10 बजे खाओगे तो आप यदि लेट गए तो 3-4 बजे बॉडी एक्टिव है, आपका दिमाग सो रहा है लेकिन बॉडी एक्टिव है, तो बॉडी को रेस्ट नहीं नहीं मिला। मिला है, वो पचाने का काम कर रही है। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मेरे लिए कंप्लीट एक्सरसाइज आजकल के वर्क शेड्यूल में है वॉक। कभी भी कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए, कैसे ही कर लीजिए, जूता जरूर होना चाहिए, चप्पल में नहीं। आप जूता पहनो, आजकल तो शूज भी ऐसे आते हैं कि जो आपके ऑफिस में भी काम कर जाएंगे और आपके वॉकिंग के लिए भी काम कर जाएंगे। ऐसा क्यों? चप्पल में क्यों नहीं, जूते में क्यों? चप्पल में क्यों नहीं? क्योंकि आपका सारा बॉडी वेट जो है वो जाएगा एड़ी के ऊपर, एंकल के ऊपर। यदि आप भारी हैं, खड़े हैं और आपको प्रॉपर चलना नहीं आता, तो आप लगातार यदि एड़ी पे चोट मारेंगे तो आपके जॉइंट पेन होने लगेंगे। वो पेन कहीं ना कहीं डाइवर्ट होके या तो नी में आएगा या एंकल पे आएगा या कहीं ना कहीं आएगा। तो इसीलिए कहीं मैं एक बार लिटरेचर सर्च कर रहा था तो उसमें लिखा था, मैं बी रॉन्ग, लेकिन उसका इंटेंशन समझना है कि वट एवर यू आर वियरिंग, जो भी आप पहन रहे हैं, सिर से लेके चाहे वो मोबाइल है, आपके गहने हैं, उसकी जो कीमत आप अफोर्ड कर सकते हैं उसका 30% का जूता आपको खरीदना है। क्या? जूता जितना सॉफ्ट रहेगा, जितना अच्छा रहेगा, आप देखिए ना, जिनकी भी लंबाई ज्यादा है, जिनकी भी मोटाई ज्यादा है, वो चल नहीं पाते, कहीं ना कहीं एड़ी में पेन और जॉइंट पेन। तो जूता ही तो है जो सारा वेट ले रहा है, उठा के रखा। और यदि आप जूता लेके रखेंगे तो आपकी स्पीड ज्यादा रहेगी, आपकी ज्यादा स्पीड रहेगी तो आप उसी समय में ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाएंगे। आपने डॉक्टर एक और चीज कही कि लोगों को चलना नहीं आता है सही से, ऐसा क्यों? मतलब हम लोग क्या गलत चलते हैं? 90% लोग नहीं, चलना तो ठीक है, हाँ। चलना इज अलग, लेकिन जो ब्रिस्क वॉक होती है तो नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली यदि हम चलेंगे तो नॉर्मली जो हम लोग चलते हैं तो हम इस तरीके से चलते हैं और हमारा एड़ी पहले आती है, तो नॉर्मली हमको एंगल बना के चलना चाहिए। यदि हम एंगल बना के चलेंगे तो ये साइंटिफिक चीज है, जो इंजीनियर्स हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के, वो समझ जाएंगे हमारी फोर्स अलग अलग एंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो आप लंबा, जितने भी रनर्स हैं या जितने भी ब्रिस्क वॉक वाले हैं, वो हमेशा आगे झुक के और पंजे के बल चलते हैं। 90% हम लोग एड़ी के बल चलते हैं। तो जब हम एड़ी के बल चलेंगे तो हमारा ये सब सीधा रहेगा, तो सारी फोर्स इस तरीके से आएगी। जब हम एड़ी के बल चलेंगे तो हमें घूमना पड़ेगा और ये पूरा घूमता चला जाएगा, तो कहीं पे भी फोर्स एक जगह नहीं आएगा, तो आप लंबा चल पाएंगे। क्या चलने से हमारे फेफड़ों की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है? बिल्कुल, क्योंकि पैरों में सेकेंडरी हार्ट होता है, जो काफ होता है उसको पेरिफेरल हार्ट कहते हैं। यहाँ की मसल्स आप देखेंगे तो अलग ही तरीके से फूली होती हैं, इसमें बड़ी बड़ी नसें होती हैं। तो जब हम चलते हैं तो हम अपने सेकंड हार्ट को एक्टिवेट करते हैं और ब्लड सप्लाई का सर्कुलेशन अच्छा होता है। और जब ब्लड सप्लाई चलेगा, हार्ट चलेगा, तो हार्ट चलेगा तो हार्ट को चलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए होगी तो हमको लंग्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा। परफेक्ट। आपने जैसे बताया कि आजकल बहुत सारे पैकेजेस और हेल्थ टेस्ट आ जाते हैं, अगर हम वही अपने आप को बर्थडे में गिफ्ट कर दे, तो स्पेसिफिक अगर हमें लंग्स के लिए समझना हो कि फेफड़ों की कोई बीमारी ना हो, हम लंग फाइब्रोसिस की बात करें इस पॉडकास्ट में, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे मेडिकल चेकअप्स या टेस्ट हैं जो हम हर साल या 2 साल में एक बार करा करके बहुत देख सिंपल सकते से टेस्ट हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी एज क्या है और आपकी स्मोकिंग कितनी है। यदि आप यंग हैं और आपकी स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं है, आपने लगातार 20 साल तक स्मोकिंग नहीं किया, यानी कि मतलब आप कैंसर को नहीं मान रहे, तो आपको सिंपल जाके एक एक्सरे और एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। एक्सरे में आपकी एक इमेजिंग होती है जो कहीं पे भी लैब होती है। पीएफटी में आपको एक मशीन में स्पेसिफिक ड्यूरेशन में स्पेसिफिक कंडीशन में फूंक मारनी होती है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि आपकी एज, वेट, रेस और जो आपका जेंडर है उसके हिसाब से कितना आपका लंग फंक्शन होना चाहिए और कितना अभी है। तो बेसिकली आपका एक्सरे, पीएफटी, यदि आप एलर्जिक हैं तो सीबीसी आईजी लेवल, और आपको लगता है कि नहीं अब आप 50 क्रॉस कर चुके हैं, तो आज की तारीख में सीटी स्कैन भी होते हैं। लोगों को लगता है कि सीटी स्कैन से 300, 400, 500 एक्सरेज का एक्सपोजर होता है, पर आजकल स्कैनिंग सीटी स्कैन होते हैं, लो डोज सीटी स्कैन होते हैं, जो आप
हर साल में एक बार सेफली लिटरेचर और स्टडीज के अकॉर्डिंग करा सकते हैं। HRCT भी कोई टेस्ट होता है क्या? वो सीटी के ही फॉर्म में होता है, अच्छा। लेकिन उसका स्पेसिफिक इंडिकेशन है। जब आप लंग फाइब्रोसिस के बारे में बात कर रहे होते हो तो बेसिकली लंग फाइब्रोसिस का कंफर्मेटरी टेस्ट है लंग बायोप्सी। अच्छा। उसमें आपको लंग का टुकड़ा लेना होता है। तो यदि, और लंग्स है गुब्बारे का स्ट्रक्चर, यदि आप टुकड़ा लेते हो तो लंग के फटने के चांसेस होते हैं। तो बहुत सारी स्टडीज हुई जहाँ पे लंग के टुकड़े लिए गए और उसको सीटी स्कैन से कंपेयर किया गया। तो अब सीटी स्कैन ने इतनी स्टडीज हो चुकी हैं, तो जो हमारा HRCT चेस्ट होता है वो सेकंड बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट बन गया है लंग फाइब्रोसिस के लिए। तो हम यदि लंग फाइब्रोसिस सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम HRCT चेस्ट कराते हैं, जो लगभग 90% तक हमारी लंग फाइब्रोसिस के डायग्नोसिस को कंफर्म करता है। ठीक, हमने टेस्ट की जो बात की, इसमें आपने कहा कि स्मोकिंग हिस्ट्री भी देखनी जरूरी होती है। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं या जो हैवी स्मोकर्स होते हैं, क्या उनमें चांसेस है कि लंग फाइब्रोसिस होगा ही होगा? होगा ही होगा कहना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये एक रिस्क फैक्टर तो है ही है। तो बिकॉज क्योंकि हम इनहेल करते हैं, अगेन जो भी इनहेल करेंगे वो एल्वियोलाई और इंटरस्टिशियम से क्रॉस करेगा। तो जब भी क्रॉस करेगा तो कोई भी चीज जो इंटरस्टिशियम को, एल्वियोलाई को, लंग्स को इरिटेट कर रही है, तो जहाँ इरिटेशन होगा वहाँ इन्फ्लामेशन होगा, जहाँ इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ चीजें खराब होंगी। तो स्मोकिंग तो मैं कहता हूँ बिग नो, बिकॉज स्मोकिंग कैंसर करती है, स्मोकिंग पैरालिसिस CVA करती है, स्मोकिंग इनफर्टिलिटी करती है, स्मोकिंग आंखें कम करती है, बाल्डनेस करती है, तरह तरह के कैंसर, पेट के इश्यूज करती है, ऑटो इम्यून डिसीज करती है। तो तंबाकू और निकोटीन तो बिग नो। बिल्कुल। हमारे पास ना कुछ ऐसे लोग हमने देखे भी हैं, हमारे पास कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ चीजें भी हैं जो लोग होम रेमेडीज के तौर पर फॉलो करते हैं कि हाँ, अगर अपने फेफड़ों को डिटॉक्स करना है तो हम ये सारी चीजें करेंगे। जिसमें सबसे पहला आता है स्टीम। लोग भाप लेना बहुत पसंद करते हैं। तो क्या भाप लेने से सच में फेफड़े डिटॉक्स हो जाते हैं और लंग फाइब्रोसिस का रिस्क कम हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। स्टीम मेरा सबसे फेवरेट ट्रीटमेंट है, लेकिन डिटॉक्स नहीं होते। बेसिकली जो एलर्जिक कंडीशंस होती हैं या जो इन्फ्लामेशंस होते हैं, तो कहीं पे भी चोट लगती है तो हम सिकाई करते हैं। हाँ। तो कभी भी कोई निमोनिया हुआ, कोई भी चोट लगी तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इन्फ्लामेशन हो जाने के कारण वो उस इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, या हमने दिन में जो धूल मिट्टी जो ली है या जो पॉलन्स ग्रेन्स गए हैं उसको वो काफ़ी परसेंटेज में स्टीम वापस ले आती है। अच्छा। पर लंग फाइब्रोसिस के लिए डायरेक्ट ये इसके ट्रीटमेंट में एक पार्ट में शामिल है, पर क्योर में शामिल और ट्रीटमेंट में शामिल नहीं है। इनहेलर्स का इस्तेमाल भी आजकल बढ़ गया है और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो लोग खुद से ही घर में खरीद करके रख लेते हैं, और अगर उनको थोड़ा सा भी कुछ लगता है तो खुद से इनहेल करने लगते हैं या उन चीजों का इस्तेमाल करने लगते हैं। ये प्रैक्टिस सही है या गलत है, और लंग फाइब्रोसिस के खतरे को कम करती है, बढ़ाती है ये? नहीं, ये चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो इनहेलर्स वगैरह हैं वो एयरवेज पे काम करते हैं और लंग फाइब्रोसिस लंग में होती है। तो दोनों का बिल्कुल डिफरेंट काम करना है। यदि आपको अस्थमा है, एलर्जी है, इरिटेशन है, तब तो वहाँ पे इनहेलर्स काम करते हैं। पर लंग फाइब्रोसिस के लिए तो मोड ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल ही अलग है और वो घर पे हो भी नहीं सकता। उसके लिए तो आपको किसी ना किसी फिजिशियन से या किसी ना किसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी में जाना ही होता है। आजकल जैसे लंग्स को डिटॉक्स करने के लिए मार्केट में बहुत सारे सिरप्स या टैबलेट्स दिए जाते हैं कि आप ये खा लीजिए, इतने दिन का कोर्स कर लीजिए तो आपके फेफड़ों से जमी गंदगी सारी निकल जाएगी। ये सच्चाई होती है ऐसे कि अगर हम बाहरी कुछ चीज डालते हैं तो हमारे फेफड़े डिटॉक्स हो जाएंगे अंदर से? ये आपने बड़ा ही अजीब सा सवाल पूछा। ये नहीं पूछना चाहिए, लेकिन ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं है। इसका तो डिटॉक्स करने का एक ही चीज मैंने आपको बताया, हाइपर वेंटिलेशन। यदि आपको करना है तो अनुलोम कीजिए, प्राणायाम कीजिए। कपालभाति कभी भी लंग्स के मरीजों को नहीं करना चाहिए। कपालभाति करते हैं तो उससे एक मैकेनिज्म होता है ऑटोपीप, उसके अंदर लंग्स का अंदर प्रेशर पड़ जाता है और COPD के पेशेंट्स में, अस्थमा के पेशेंट में वो चीज़ों को और ख़राब करता है। अच्छा। आपको ब्रीथ होल्ड करना है, अनुलोम विलोम करना है, प्राणायाम करना है, हाइपर वेंटिलेट करना है, कुछ डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग्स आती हैं वो करनी है। बेसिकली इंटरस्टिशियम जो लंग्स है, एल्वियोलाई के अक्रॉस एयर का फ्लो और ब्लड फ्लो बढ़ाना है। तो वो काम तो डिटॉक्सिफिकेशन में एक्सरसाइज के थ्रू किया जा सकता है। स्टीम का कुछ रोल है, पर ऐसी कोई मेडिसिन मेरी नॉलेज में नहीं है कि जो डिटॉक्स कर पाए।
ठीक है, मतलब ये जो चीजें बेच रहे हैं ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं डिटॉक्स के नाम पर। ये कोई भी मेडिकल कंपनी नहीं बेच रही, कोई भी ये ब्रांड अप्रूव नहीं है, यूएस एफडीए, इंडिया एफडीए, हाँ हाँ, डीजीसीआई ऐसा अप्रूव कुछ नहीं नहीं है है, ये वो। सब लोकल चीजें होती हैं, सब चल रहा है, अवॉइड ही करना चाहिए। अवॉइड करना ठीक चाहिए। है। ट्रीटमेंट पे अगर हम आते हैं तो लंग फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट अप्रोच कैसे किया जाता है कि हाँ, अगर किसी पेशेंट को आपने बोल ही दिया कि आपका लंग फाइब्रोसिस डायग्नोस हुआ ही है, अब उनका इलाज कैसे होगा? इसका इलाज का हम 2-3 तरीकों में 2-3 स्टेप में बाँटेंगे। कुछ मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, कुछ एक्सरसाइज पार्ट है, कुछ पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन पार्ट है और कहीं पे हम लंग ट्रांसप्लांट पे जाएँगे। तो यदि पेशेंट इनिशियल स्टेज में है तो कुछ एंटी फाइब्रोटिक मेडिसिन्स आती हैं। उन एंटी फाइब्रोटिक ट्रीटमेंट लेने से हम फाइब्रोसिस के प्रोग्रेशन को कम कर सकते हैं। इससे पहले मैं जाऊँगा कि कुछ आईएलडी रिवर्सिबल है, जैसे आपने पीजन की बात की थी, वो रिवर्सिबल है, वो ठीक हो सकती है, उसमें शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टेरॉइड दो, उस चीज़ को दूर करो, वो ठीक हो सकती है। लेकिन कुछ लंग फाइब्रोसिस हैं, जो हो गई हैं, ठीक नहीं हो सकती, जिनको हमें कंट्रोल करना है। तो उसमें एंटी फाइब्रोटिक एजेंट आते हैं, जिसकी मैंने बात की। उसमें एक्सरसाइज का बहुत अच्छा रोल है, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन का रोल है, स्पेसिफिक टाइप की एक्सरसाइजेज होती हैं, वो करें। समय समय पे वैक्सीनेशन करें फ्लू का, निमोनिया का, जिससे कि लंग्स के बाहर के इन्फेक्शंस ना हो। मास्क यूज़ करें जिससे कि इरिटेशन कम से कम हो। और चौथा है कि यदि एडवांस केस है और आप आइडियल कैंडिडेट हैं तो आज इंडिया में भी सक्सेसफुल लंग ट्रांसप्लांट होने लगे हैं, जिससे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। तो ये पूरा एक डिटेल प्रोग्राम है जो आपको, और बहुत ही टेलर्ड है, इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। तो उस तरीके से जाके हमको करना है। यदि मैंने आपको बताया ऑटो इम्यून डिसीज है तो हमें इसमें रिमेटोलॉजिस्ट की भी हेल्प लेनी पड़ती है। यदि इसमें अदर ऑर्गन भी इन्वॉल्व हैं तो उनकी भी हेल्प लेनी पड़ेगी। पेशेंट का ऑक्सीजन का लेवल कम आ रहा है तो हमको लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन भी लगानी पड़ती है। कुछ मशीन आती हैं बाईपैप, जो ऑक्सीजन देने के बाद भी ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पा रही, तो हमें बाईपैप थेरेपी भी देनी पड़ती है। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज में हमको मिल रहा है। तो जो लंग फाइब्रोसिस के मरीज होते हैं, क्या उनका ऑक्सीजन हमेशा लो ही रहता है? नहीं, लो नहीं रहता है, डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे, अर्ली स्टेजेस पे आप आते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल रहता है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं या कुछ हैवी वर्क करते हैं तो उस दौरान कम हो जाता है। तो हमारे पास कोविड के टाइम में भी सब लोगों ने पल्स ऑक्सीमीटर खरीदा था। तो यदि आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है तो ऑक्सीजन का लेवल यदि 90 तक चल रहा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि 90 से कम आ रहा है तो फिर हमको घर में ऑक्सीजन की व्यवस्था करके रखनी पड़ती है। या एक टेस्ट होता है एबीजी, तो एबीजी में हम डायरेक्ट ब्लड का सैंपल लेके एक्यूरेट नापते हैं और उसमें नॉर्मली ऑक्सीजन का लेवल 60 तक रहना चाहिए, पर यदि ये 55 से कम आ जाता है तो हमको घर में फिर ऑक्सीजन लगा के रखना पड़ता है। लंग फाइब्रोसिस में डॉक्टर कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि मामला एकदम हाथ से निकल जाता है कि हाँ, ये एकदम इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है, अब पेशेंट को कुछ बड़ी ट्रीटमेंट की जरूरत है, जैसे आपने कहा लंग ट्रांसप्लांट? यदि हम बिल्कुल ही इग्नोर हैं तब तो इस तरीके से कंडीशन आती है, जैसे क्योंकि लंग फाइब्रोसिस इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, क्रॉनिक डिजीज। हाँ क्रोनिक डिसीज है। तो आपको अर्ली स्टेजेस पे इतनी डिसेबिलिटी होने लगती है कि आप उसको समझ जाते हो। यदि आप उसको समझ जाते हो तो आप उसका क्योर कर लेते हो, तो आपके 5 से 10 साल कहीं नहीं गए कि आप आराम से जीवन काट लेते हो। और नॉर्मली ये एल्डरली पेशेंट्स में होती है। यदि आपने उसे सही तरीके से पहचान लिया, अप्रोच कर लिया और आपको 5 से 10 साल मिल गए तो इट इज ए लॉन्ग टाइम। आपने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया या अनफॉर्चुनेटली ये यंग एज में ही हो गई, तो ऐसी कंडीशन आती है कि आप लगातार ऑक्सीजन देते हो, बाईपैप देते हो, बट नहीं बनती। आप पॉल्यूशन वाले एरिया में रह रहे हो, आपको निमोनिया हो गया या लंग इतना सिकुड़ गया और आपको इमरजेंसी में ऑक्सीजन की सप्लाई हुई, लंग फट गया, जिसे न्यूमोथोरैक्स कहते हैं, तो इमरजेंसी बन सकती है। तो उस समय तो आपको इमीडिएटली निमोनिया, लंग फटने के टाइम पे फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता है और फिर थोड़ा सा जान का खतरा भी रहता है। ओके। तो लंग फाइब्रोसिस जो है, इसकी वजह से आपने कहा कि अगर इसको सही से ट्रीट ना किया जाए तो आपकी ज़िंदगी से साल भी कुछ कम हो सकते हैं। अगर सही ट्रीटमेंट चलता है तो आपको 5-10 साल और मिल जाते हैं। लेकिन लंग फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट ऐसा है क्या कि ज़िंदगी भर चलते रहता है, वो इंसान फिर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी कभी नहीं जी सकता? नहीं, नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। नॉर्मली, क्योंकि फिर वही बात है कि किस स्टेज पे है। आप यदि सही स्टेजेस पे है तो आजकल पोर्टेबल कॉन्सेंट्रेटर भी आते हैं। मतलब? एक
आपने मूवी देखी होगी टाइगर जिंदा है, हाँ हाँ, तो उसमें सलमान का जो वो गुरु था, बॉस रहता है बॉस वो, रहता है, हाँ, वो मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वो हल्का सा एक ट्रांजिस्टर सा लगा के एक नाक के ऑक्सीजन थ्रू, हाँ लगा हाँ, के रखता है, और ये सब चार्जेबल होते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में हर जगह, कार में, गाड़ी में, बस में, ट्रेन में, हर जगह चार्जिंग पॉइंट है। तो आपको यदि, और ऑक्सीजन अर्ली स्टेजेस में नहीं लगती, लेट स्टेजेस में लगती। तो लेट स्टेजेस में यदि आपने विल है, आप पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं, आपने मसल मास प्रिजर्व कर रखा है, प्रॉपर वैक्सीन ले रखा है, प्रॉपर मास्क लगा रखा है, तो आप अपना ऑक्सीजन लगाइए और काम पे कीजिए। मेरे पास एक नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको 50-50 ईयर की एज में ILD हुआ, और उन्होंने अपना पूरा 60 तक जॉब, पूरा रिटायर जॉब के साथ किया, ऑक्सीजन लेके गए, ऑक्सीजन लेके आए, ऑक्सीजन के साथ आए, पूरी नॉर्मल जिंदगी। तो उसके लिए डेडिकेशन भी चाहिए कि आप उस चीज के बेसिकली लिए, लाइफ हाँ, का नाम ही डिसिप्लिन है। आप जितने डिसिप्लिन रहोगे, लाइफ आपको रिवार्ड करेगी। वो तो आपका रेसिप्रोकल है। आप अच्छे रहोगे तो शरीर भी आपको रखेगा। ये तो मशीन है ना, आप इसको जैसे रखोगे वैसा आपको वैसे रिजल्ट देगी। रखेगा। ओके, तो जैसे एक ये चीज भी हो सकती है। तो आई थिंक इस सेशन में हमने लंग फाइब्रोसिस पर जितनी बातचीत की है वो हमारी ऑडियंस के लिए हेल्पफुल होगी। हम चाहते हैं डॉक्टर कि आप एक चीज जरूर बताएं कि डाइट का कुछ ऐसा रोल होता है कि खाने की ऐसी चीजें हैं जो सच में हमारे फेफड़ों को स्ट्रांग बनाती हैं और इस तरह की बीमारियों के खतरे से हमें थोड़ा कम रखती हैं दूर। देखिए, यदि मैं लिस्ट लूंगा तो लिटरेचर में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। फिर भी अगर 5-6, मैं आपको एक चीज सिंपली बताना चाहता हूँ कि जितनी भी लीन डाइट खाओगे, लीन डाइट एज एन, लीन मतलब सिंपल रोटी, दाल, सब्जी, ये सब चीजें ये पतली है, जिनमें कॉम्प्लेक्स नहीं होता। अब आप जाके बाहर डोसा में क्या मैं बोलूँ कि आप ऑयली चीजें ज्यादा खा रहे हो, हैवी फूड ज्यादा खा रहे हो, तो इस शरीर को काम करना पड़ेगा ना। ये जो शरीर है, ये कोई भी मशीन है, इसके वर्किंग आवर्स हैं, कैपेसिटी आवर्स हैं। आप जितना हल्का खाना खाएंगे, मशीन को कम काम करना पड़ेगा और वो उससे ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। बिल्कुल। तो एक तो बेसिक फंडा ही होना चाहिए कि शरीर का सारा खाना बिल्कुल हल्का होना चाहिए, और शाम को 6 बजे के बाद तो कोई भारी खाना नहीं खाना चाहिए। आप उबलियां सब्जी ले लो, फ्रूट्स ले लो, कुछ दही ले लो, इस टाइप की चीज करके अपना डिनर करके पूरा करो। आप देखो ना, खुद करोगे तो चेंज आ जाएगी। यदि मैं फूड की बात करूं तो कुछ फूड्स हैं, जैसे ब्लूबेरीज हैं, या संतरा है, या मौसमी है, जितने भी ये खट्टे रसीले फल हैं, आंवला है, ये इनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन ई वाले फूड्स होते हैं। कुछ फूड्स ऐसे हैं जिसमें ओमेगा फैटी एसिड ज़्यादा होता है, जैसे वॉलनट्स होते हैं या फिश होती है। और फिश एक बहुत अच्छा है जिसमें ओमेगा फैटी एसिड बहुत होता है, मिनरल्स बहुत अच्छा होता है। तो फिश हुआ, आपके इस तरीके के ब्लूबेरीज हुए, अवाकाडो हुए, और ये फल करते हैं। लेकिन मैं इन सबको बहुत प्रमोट नहीं करता, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी है, हर आदमी इन सबको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो एक प्लेटफॉर्म पे हमें जनरलाइज रहना है। तो मेरा मतलब है लीन फूड, स्लीप, और एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी आपको जो भी आपने खाया है सबको फ्लश आउट कर देगा। तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ें आपने हमें बता दी, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए मददगार होंगी कि क्या चीज़ें हम अपनी डाइट में भी शामिल कर सकते हैं और किस तरीके से अपने जीवन को भी बिता सकते हैं, व्यतीत कर सकते हैं, सो दैट लंग फाइब्रोसिस का खतरा जो है वो कम से कम हो। आई एम श्योर ये पॉडकास्ट हमारी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा और आई एम श्योर डॉक्टर आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इसे शेयर जरूर करेगा क्योंकि आपके फेफड़ों का स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी हेल्पफुल सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए एनवीटी लाइव। थैंक यू।